सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पार्ट 5 कोयला एवं पेट्रोलियम, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। आइए हम इस वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्म ईंधन की परिभाषा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे ईंधन जिनका निर्माण मृत जीवों के अवशेषों से होता है, उन ईंधनों को कौन से ईंधन कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब हम जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में कोयला के बारे में। वैसे जीवाश्म ईंधन दो है, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो हम इस टॉपिक में किसके बारे में चर्चा करेंगे? कोयला के बारे में चर्चा करेंगे। कोयले की यदि अपन बात की जाए तो आपने कोयले को देखा होगा या इसका नाम भी आपने सुना होगा। यह कठोर होता है, यानी आप इसको दबाओगे हाथों से तो ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं संपीड़ित नहीं होता है, यानी अपने हाथों से ज़्यादा जोर लगाने पर ये संपीड़ित नहीं होता, यानी कि कठोर होता है। और साथ ही इसका रंग कैसा होता है? ये काले रंग का होता है। खाना पकाने में उपयोग में आने वाले ईंधनों में से एक कोयला ईंधन है। आपने देखा होगा गांव में आज भी कई लोग जो है वो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी आपने देखा होगा सिगड़ी के अंदर हम कोयले को जलाकर इससे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पकाते हैं, यानी ईंधन के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों में, पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी से रेल इंजनें नहीं चलती थी, यानी विद्युत धारा से रेल नहीं चलती थी। पहले क्या होता था, कोयले को जलाया जाता था और कोयले से जलने से जो भाप बनती थी, उस भाप से जितनी भी रेलगाड़ियाँ हैं वो चलती थी। तो उन इंजनों को जो कोयले के भाप से चलती थी, उन इंजनों को भाप इंजन कहा जाता है। तो पुराने समय में अपन कह सकते हैं कि कोयले के द्वारा ही भाप के जो इंजन हैं जिसके द्वारा रेल को चलाया जाता था, तो इन्हीं कोयले को जलाकर भाप बनाकर रेलों को चलाया जाता था। फिर आगे यदि अपन बात करें तो आपके सामने एक चित्र नज़र आ रहा है। इस फॉर्म में अपन को क्या नज़र आता है? कोयला नज़र आता है। तो ये कोयले की संरचना, कोयले का चित्र आप देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं इसका उपयोग तापीय विद्युत संयंत्रों में। तापीय विद्युत संयंत्र वो संयंत्र होते हैं जहाँ पर कोयले को जलाकर जल को गर्म किया जाता है, यानी एक बड़े कंटेनर में जल रखा जाता है और उसके नीचे कोयले को जलाकर उस जल को गर्म किया जाता है। और गर्म करने पर उस जल से क्या बनती है? भाप बनती है। अब उस भाप को क्या किया जाता है? टरबाइन के ऊपर डाला जाता है, टरबाइन के ऊपर गुजारा जाता है। टरबाइन जैसे ही भाप टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन घूमने लगता है। और टरबाइन का कनेक्शन किससे होता है? जनरेटर से होता है। तो वो जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये पूरा प्रोसेस तापीय विद्युत संयंत्रों में होता है। तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या है? जिसमें कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाई जाती है और भाप को टरबाइन के ऊपर घुमाकर जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो आजकल इन कोयले का उपयोग जो है वो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अपने राजस्थान की यदि अपन बात करें तो कोटा में जो रावत बाटा है वहाँ पर कोयले का तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित है, जहाँ पर बड़ी संख्या में, या अपन कह सकते हैं बड़ी मात्रा में अभी भी वर्तमान में भी कोयले से विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब बात करते हैं अपन आगे। साथ ही विभिन्न उद्योगों में, यदि अपन बात करें तो उद्योगों में भी ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग जो चलते हैं, उन उद्योगों में कोयले को विभिन्न उद्योगों में काम में ईंधन के रूप में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कोयले की कहानी। वास्तव में ये कोयला बना कैसे, उस कोयले की कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो कोयले की कहानी के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो ध्यान से समझना। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन में कितने वर्ष होता है? 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ये करोड़ों साल की अपन बात कर रहे हैं। तो अपन 300 मिलियन वर्ष पूर्व भी कह सकते हैं या फिर करोड़ों वर्ष पूर्व भी अपन कह सकते हैं। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रों में वन उपस्थित है, यानी पृथ्वी पर जो भी जल का क्षेत्र था तो उस वहाँ पर क्या उपस्थित है? घने वन उपस्थित है।
बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दबते गए। तो लगातार प्राकृतिक प्रक्रम जैसे बाढ़ है, भूस्खलन है, आपदा है, सुनामी है, इत्यादि अनेक, भूकंप है, इत्यादि अनेक प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन जो है वो मृदा के नीचे क्या होते गए, दबते चले गए। और मृदा के नीचे दबते जाने के कारण इनके ऊपर और अधिक मृदा आ गई, और मृदिक आ जाने के कारण ये और अधिक क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। संपीड़ित का मतलब और अधिक इनका दाब बढ़ गया। तो जैसे ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे मृदा के नीचे दब गए तो इनके ऊपर लगातार मृदा आती गई और धीरे धीरे ये मृदा इतनी ज़्यादा आ गई कि ये क्या हो गए, बहुत ज़्यादा संपीड़ित हो गए। अब संपीड़ित हो गए तो जैसे जैसे वे गहरे होते गए वैसे वैसे उनका ताप भी बढ़ता गया। तो अंदर का ताप धीरे धीरे बढ़ता गया, और उच्च ताप व उच्च दाब के कारण एक तो उस ऊपर से मृदा का दाब लग रहा है और ऊपर से अंदर का ताप भी बढ़ गया। तो उच्च ताप एवं उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे, अब वो धीरे धीरे पेड़ पौधे कैसे हो गए, मृत हो गए, और मृत पेड़ पौधे किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। इस प्रकार कोयले का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो ध्यान कर रखना, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, कोयले के अंदर मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना, कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है। मृत वनस्पति से धीरे धीरे कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो मृत वनस्पति से धीरे धीरे कोयले का निर्माण होना। तो जो मृत वनस्पति है जो मिट्टी के नीचे दब गई थी, उनसे धीरे धीरे ये कोई 100 वर्षों की, 500 वर्षों की घटना के दौरान कोयले का निर्माण नहीं हुआ है। ये लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व जो मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुई, ये वो घटना है। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलोगे, मृत वनस्पति से धीरे धीरे कोयले का निर्माण होना क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। अतः यह कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, क्योंकि मृत वनस्पति से बना, और मृत वनस्पति के अवशेष से बना है, क्योंकि अपन ने वनस्पति को जलाया नहीं है, ये उनके अवशेषों से बना है। और अवशेषों से बनने के कारण कोयला को अपन कौन सा ईंधन कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मृत वनस्पति के किससे बनता है, अवशेषों से बनता है, इसलिए इसे कौन सा ईंधन कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी वायु की उपस्थिति में आप कोयले को जलाओगे तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र आप सबको पता है CO2, वो इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो ये गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब यदि हम आगे की बात करें, अब यदि हम आगे के टॉपिक के बारे में यदि बात करें तो CO2 गैस उत्पन्न होता है। तो उद्योगों में कोयले के प्रक्रमणों द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो वो उपयोगी उत्पाद कौन कौन से याद रखना, तो जो उपयोगी उत्पाद है उसके बारे में आप याद करना, कौन कौन से उपयोगी उत्पाद है, कोक है, कोलतार है, कोयला है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे के टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोयला गैस हो गया, ये सभी कोयले को जलाने से या कोयले के प्रकरणों से प्राप्त उपयोगी उत्पाद है, जिनका उपयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में किया जाता है। अब यदि हम बात करें, यहाँ तक अपन ने जितने भी टॉपिक, जितने भी बिंदुओं का अध्ययन किया है, उनसे संबंधित जो गृह कार्य बनते हैं, उन गृह कार्य के बारे में यदि चर्चा करें तो सबसे पहला गृह कार्य बनता अपना कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। यानी कोयले का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो कोयले की कहानी मैंने अभी बताई, तो वो उस कहानी के अनुसार आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। क्यों है समझाना वो। और तीसरा है, कोयले के प्रक्रमणों द्वारा कौन कौन से उपयोगी उत्पाद प्राप्त होता है। तो कोयले के प्रक्रमणों द्वारा जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, उन पदार्थों के नाम आपको लिखना है। तो ये गृह कार्य आपको इस वीडियो को पूरा समझकर, इस वीडियो को पूरा देखकर ये गृह कार्य आपको करना है। धन्यवाद।